नाजरीन, आज हम पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के एक होनहार ऑफिसर, एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब जनाब वकास हसन साहब के साथ मौजूद हैं। वकास हसन एक गैर मामूली पुलिस ऑफिसर हैं। ब्यूरोक्रेसी का मतलब और मफहूम स्टेटस को है, जब कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ एक तरतीब, एक रवानी, उसी को फॉलो किया जाता है। बहुत कम गुंजाइश होती है कि वहाँ पर कुछ इनोवेटिव, कुछ नया किया जाए, इनिशिएटिव लिए जाएं। लेकिन वकास हसन इज़ वन ऑफ द ऑफिसर्स इन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, रादर इन द होल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, जो जहाँ भी रहे, जूनियर ऑफिसर ASP के तौर पर मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में, KPK पंजाब, या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP के अहदे पर, SSP के अहदे पर, और अब DIG के अहदे पर हैं। DIG गिलगित बल्तिस्तान भी रह चुके हैं। कुछ अजला में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPO भी रह चुके हैं। जहाँ भी रहे, इनकी यादें, इनकी परफॉर्मेंस आज भी लोग याद करते हैं। इनकी शख्सियत के अंदर एक ऐसा करिश्मा है कि हर आम आदमी, हर आम साइल, गरीब और अमीर, इनके दफ्तर में, इनके दरवाजे पर निहायत कंफर्ट ऑफ माइंड के साथ जाता है। और वहाँ से अगर ऑफिसर को ये बात समझाने में कामयाब हो जाता है कि उसका व्यू पॉइंट दुरुस्त है, तो फिर कोई भी सिफारिश, गुजारिश उसके हक को, उसके रिलीफ को रोक नहीं सकती। वकास हसन इज सच काइंड ऑफ ए पर्सन। आज इनके साथ गुफ्तगू में हमने पुलिस के अंदर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का क़याम, जिसके मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी हो चुका है, और उसकी ड्राफ्टिंग और उसके अंदर इनपुट देने में वकास हसन साहब का बड़ा कलीदी किरदार है, उस हवाले से बात होगी कि क्या ये कानून आने से या CCD के क़याम के बाद हमारी पुलिस क्या बेकार तो नहीं हो जाएगी। सीधी सीधी बातें, खरी खरी बातें हुई। और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, जिसमें इस वक्त एडिशनल डायरेक्टर जनरल के अहदे पर वकास साहब काम कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से और उनकी ज़ाती सोच, जो ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड्स और पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी के ज़वाल पजीर डिटीरियोरेटिंग स्टैंडर्ड्स, उस हवाले से बड़ी खुली बातें हुई। आइए उनके साथ गुफ्तगू सुनते हैं। बहुत शुक्रिया नईम भाई, आपने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के खदोखाल की बाबत पूछा है। तो ये दो चीज़ें इसमें थी। एक तो ज़रूरत थी, एक हुकूमत को ये एहसास था, या हुकूमत को लगता था कि क्राइम जो है पंजाब में वो बड़ी इम्प्यूनिटी के साथ और बड़े जो जराइम पेशा अनासर हैं उनकी सरकुबी जो है वो अज़द ज़रूरी होगी। और जो डिस्ट्रिक्ट के सेटअप है उनमें चूँकि मुतफरक कामों की तादाद बहुत बढ़ गई है, थानों के पास भी और जो हमारे DPO साहबान हैं उनके पास भी, तो वो शायद वो ज़रूरी वक्त नहीं दे पाते क्राइम कंट्रोल को, जो पुलिस का असल मकसद है। बहुत से, चूँकि आपके सामने ही हैं, ऐसी चीज़ें पुलिस की ड्यूटी में शामिल हो गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर से हट के भी, जिनमें कम्युनिटी पुलिसिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो वो उस मसूफियत के पेश नज़र, और तारीखी तौर पर मैं आपको बात बताता हूँ कि तारीखी तौर पर CID जो है वो, मैं मिसाल के तौर पर इंडिया की तकरीबन तमाम स्टेट्स में बड़े मुनज़्ज़म इदारे के तौर पे मौजूद है, और हमारे पास भी मौजूद थी। फिर वो CID जो है वो CTD बन गई, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। तो जब CID CTD बनी तो उसमें क्राइम वाला जो सेक्शन था, वो बजाय इसके कि वो फील्ड की एक फॉर्मेशन बनता, वो इन्वेस्टिगेशन पंजाब के नाम से एक ब्रांच बन गई, जनरल फिंगरप्रिंट ब्यूरो वगैरह जिनके पास थी, और वो IG ऑफिस में उन्होंने खुद को महदूद कर लिया। जो CID का असल फंक्शन था पुलिस रूल्स के मुताबिक 1934 के, जिसमें वो जो बैन सूबाई और बैन अजलाई गिरोह होते थे, उनके खिलाफ मुनज़्ज़म तौर पे और जदीद आलात और जदीद फोरेंसिक की मदद से उनको गिरफ्तार करते थे और उनके मुकदमे चलान करते थे, वो चीज़ तो सब कुछ चली गई। तो ये उसी को बेसिकली रिवाइव किया गया है, और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जो खदोखाल है वो पुलिस रूल में बड़े वाज़ेह तौर पर मौजूद है, और उसी से इस कानून में भी मदद ली गई है। जी, आपकी गुफ्तगू से ये तासुर मिला कि CID नाम से जो इदारा पहले काम कर रहा था, उसको एक नया नाम दे के उसके फंक्शंस को ज़्यादा एनहांस करके इसमें शामिल किया गया है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। जी हाँ, एक पहला तासुर ये है कि जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्स है, या जो एक डिस्ट्रिक्ट और डिवीजनल लेवल पे सेटअप्स हैं, उनकी जो पार्स हैं, क्या वो कंप्रोमाइज़ नहीं होंगी? नहीं, ये जो है चूँकि एक, आप तो इस तरह समझ लीजिए कि ऑगमेंटेटिव रोल है, ये सपोर्टिव रोल है। बजाय, जिस तरह मैं आपको एक मिसाल लूँगी, CGD की मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जब वो बन रहा था तो बहुत से चहमगोइयाँ थी हमारे यहाँ के, जी, जो जराइम है दहशतगर्दी से मुतल्लिका और जो उनकी दफ़ात हैं, कुछ मिसाल के तौर पे वो एक EE होती है, निगरानी की मुतल्लिक होती है। कुछ अफराद होते हैं जिनको हम पाबंद कर देते हैं कि वो अज़ला में ही रहेंगे और अज़ला से बाहर नहीं जाएंगे। चौथे शेड्यूल के जो अफराद होते हैं
उनकी हाजिरी कौन करेगा और उनको कहाँ पेश हुआ करेंगे। तो एक उसमें कानूनी मुशर्रफियाँ भी बड़ी थी। एटीए में कुछ लिखा हुआ था, सीडीडी के लिए कोई एक्ट नहीं लाया गया था, बल्कि वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स के जरिए बनी थी। तो उस वक्त जी बड़ा उसमें था कि जी डीपीओ की पावर्स कम हो गई, उन अफराद पे वो कैसे कौन निगरानी करेगा। लेकिन वक्त ने देखा और जिस तरह हमें पता लगा कि सीटीडी भी जो है वो ज़िले में पुलिस की एक इजाफी क़ुव्वत के तौर पे सामने आई है, यानी कि वो डीपीओ साहबान की ताकत में इजाफा हुआ है, उससे कमी नहीं हुई है। तो बाइने ही जो है वो सीसीडी का तस्वर है कि इससे जो डीपीओ साहबान या डीपीओ की सीट है या जो दफ्तर है, लेकिन वो एक ऐसा दफ्तर है जिसको कमज़ोर किया नहीं जा सकता। सरकार के पास जो चंद दफातर हैं जिनके ज़रिए गवर्नेंस की जाती है, और अमल अमा के सिलसिले में तो ये बुनियादी दफ्तर हैसियत इख्तियार कर चुका है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी के ख़त्म होने के बाद से। तो वो डीपीओ की सीट को किसी सूरत नहीं कम जाए उस इदारे को, या उस जो ज़िले में हमारा सेटअप है पुलिस का, बुनियादी तौर पर तो वही सेटअप है। ये उसको एक ऑगमेंट करने के लिए, उसको एक ताकत देने के लिए, एक आम काम दिन भर के जो होते हैं उनसे रूटीन के कामों से हट के खालिस्तान क्राइम पे फोकस होके, और ख़ासकर उन क्रिमिनल्स की सरकूबी के लिए जो सिस्टम से तकरीबन बाहर हो चुके हैं, जो बैनुल-अज़लाई तौर पर एक्ट करते हैं, किसी एक ज़िले तक महदूद नहीं रहे, अपने आप को रखते। और मौजूदा दौर में आपको पता है कि क्राइम 90-95% जो है वो अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए वो किया जा रहा है। तो वो उसका प्रीव्यू भी कहीं ना कहीं पैदा करना था, क्योंकि साइबर क्राइम तो एफआईए के पास है सारे का सारा। तो ज़िले में अक्सर एफआईआर देना डीपीओ के लिए मुश्किल हो जाती है कि वो किस दफ़ा के तहत क्राइम तो हो रहा है, और एफआईए के पास शायद इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पंजाब की तमाम आवामों को इकट्ठी कर सके। तो उस सूरत को मद्देनज़र रखते हुए फिर इस इदारे का क़याम जो है वो अमल में लाया गया। ऑर्डिनेंस पंजाब हुकूमत जारी कर चुकी है, और उसके बाद क्या जो तैनाती हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हैं, लाइक इसमें क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट हेड हैं या मुख्तलिफ दीगर ऑफिसेज हैं, तो उससे एक तासुर मिलता है, एक कर्सरी लुक जब हम उस ऑर्डिनेंस को देखते हैं तो यूँ लगता है जैसे एक पैरेलल सिस्टम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कायम हो जाएगा। आपका क्या ख्याल है? नहीं सर, ऐसा वो कोई 1,92,000 माशाल्लाह पंजाब पुलिस की जो डिप्लॉयड स्ट्रेंथ है अजला में वो है, और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की सारे पंजाब में तादाद 8,000 के करीब है। तो 8,000 अफराद जो है वो 1,92,000 का काम तो कर भी नहीं सकते, ना उनको सरपास कर सकते हैं, ना उनको बाईपास कर सकते हैं, ना उनका काम अपने ज़िम्मे ले सकते हैं। वो हर एक का एक अपना, जब ये चूँकि हमारे यहाँ सीआईडी नहीं रही पंजाब में, अगर मैं इसलिए आपको मैं कह रहा था कि अगर हम मिसाल लें और हमसाया ममालिक की, हमसाया मुल्क की जानिब देखें, तो तमाम स्टेट्स में सीआईडी बड़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है। उसे थाने को बल्कि एक इजाफी इमदाद मिलती है, और उससे उनको वो क्राइम जो ट्रेस नहीं कर पा रहे होते थाने की हद तक या एक एसएचओ की हद तक, उसमें सीआईडी का रोल होता है बुनियादी तौर। वो इंशाल्लाह उसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है कि कोई पैरेलल सेटअप है। पुलिस कमांड अपनी जगह कायम रहेगी, और ये तो एक इजाफी ब्रांच है, ना कि कोई पैरेलल ब्रांच। जी वकास साहब, नोइंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस हमारी वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो फेस कर रही हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम होगा, तो क्या आप समझते हैं कि सूबा पंजाब इस मामले को जो एक्सपेंडिचर्स हैं क्या वो बियर कर लेगा? सर ये तो हुकूमत का आपको हुकूमत से, लेकिन जो मैं आपको बता सकता हूँ, ये जो मेरे इल्म में है जो बात, कि तकरीबन जो हमारा बजट है पंजाब पुलिस का जी, उसमें 5 अरब रुपए का इजाफी रिकरिंग, मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत अपनी प्रायोरिटीज़ की बात है ना जी, और गवर्नमेंट अपनी कमिटमेंट शो कर रही है, जो वो चाहती हैं। हमारी वज़ीर आला का विज़न है लोगों की प्रॉपर्टी और उनकी सेफ्टी के मुतल्लिक, ये उसकी एक वो है कि वो उनके ख्याल में ये उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ में से एक है कि सूबे के अवाम खुद को मुकम्मल तौर पे, क्योंकि वो ये इस बात पे मुतमईन नहीं है कि जुराइम होने के बाद मुजरिमों को पकड़ दिया जाए। उनका विज़न ये है कि जुराइम हों ही क्यों, या जुराइम जो कर रहे हैं उनके हाथ पहले से क्यों नहीं काटे जा सकते। ये इस विज़न के तहत सीसीडी का क्या बनाया गया। क्या सीसीडी में नई तैनातियां होंगी या एग्जिस्टिंग स्टाफ जो है उसको डाइवर्ट किया जाएगा? सर इसका जो लॉन्ग टर्म मॉडल है उसमें तो ये जिस तरह हमारे सीटीडी में कॉर्पोरल्स इंडक्ट किए गए हैं, वही नहीं उस तरह यहाँ पे डिटेक्टिव्स सिपाही के तौर पे या कांस्टेबल पोस्ट पे लाए जाएंगे। उनको ट्रेनिंग मुख्तलिफ तरीके से दी जाएगी, जिसमें ऐसी चीज़ों के मुतल्लिक ट्रेनिंग होगी जो जराइम काबू में, जिस तरह ताक़ुब करना है या किसी जगह की निगरानी करना या भेस बदलना, या बहुत से और ऐसे दूसरे काम है। वो काम जो पुलिस छोड़ चुकी हुई है रूटीन में अपने, वो उन कामों की, और एक डिटेक्टिव जो कि फिंगरप्रिंट लिफ्ट करने में, किसी मौके जाए वारदात को महफूज करने में, वहाँ से जाए वारदात से सबूत इकट्ठे करने की जो ट्रेनिंग है, वो अगरचे होती तो है पुलिस में, मगर वो ख़ास तौर पे सिर्फ इसी काम के लिए जब फोर्स बनती है, तो फिर वो डे इन डे आउट जब ये काम करेंगे तो ज़ाहिर है उनकी वो एक अलग प्रोफेशनल आउटलुक होगी।
तो ये विजन है कि 4000 सीटें इस वक्त हमने जो है वो अजलास है, कुछ सिपाही और अफसरान भी हैं, लेकिन 4000 अफराद जो हैं वो भर्ती भी होंगे इसमें, जो नए डिटेक्टिव कहलाएंगे, और फिर उनका सर्विस स्ट्रक्चर इसी के अंदर, जिस तरह CGD के अंदर कॉर्पोरल्स का बनाया जाएगा। एक सवाल ये है कि पाकिस्तान में जगह जगह पे हम देखते हैं कि जब भी एक हुकूमत अपने विजन को इम्प्लीमेंट करने की तरफ जाती है, तो जब एक कानून साजी होती है या ड्राफ्टिंग ऑफ रेलेवेंट लॉज होती है, तो उसके अंदर इतनी डेप्थ नहीं होती, चुनांचे प्रैक्टिकली 4-6 महीने के बाद इस तरह के लैकुनास सामने आते हैं, इस तरह की लीगल प्रॉब्लम्स पॉप अप होते हैं कि कोर्ट्स के अंदर कन्फ्यूजन्स और प्रॉब्लम्स होती हैं, और फिर जुडिशरी को और ख़ास तौर पर सुपीरियर जुडिशरी को इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो क्या आप समझते हैं कि दिस पीस ऑफ ऑर्डिनेंस ये कम्प्रीहेंसिव है? सर बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये जुडिशरी की इंटरवेंशन ही चीज़ें जो इस कानून पे मुतनज हुई है। मामला शुरू हुआ था कि जी CIA लाहौर किस कानून के तहत तफ्तीशें जो है वो करती है, और क्या कानून है कि जिसके तहत CIA लाहौर को मुकदमा ट्रांसफ़र किए जाते हैं। पुलिस ऑर्डर में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी, और पुलिस रूल्स में भी ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी। दिलचस्प बात ये वो सवाल था जो अक्सर जूनियर पुलिस अफसरान भी हमसे करते थे जब वो आते हैं सर्विस में कि सर ये CIA किस कानून के तहत है और इसमें कौन सा कानून इस पर इतलाक होता है। तो ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं था। उस चीज़ का जब कोर्टों ने नोटिस लिया तो वहाँ से हुकूमत ने ऑर्गेनाइज क्राइम का फिर एक कानून बनाया। 18B पुलिस ऑर्डर की 18वीं शिक में एक B डाला गया, जो कि अब 18C से रिप्लेस कर दिया गया। तो ये उसी एक चेन ऑफ इवेंट्स है जिसके नतीजे में ये हमारे वजूद में आई है। तो वैक्यूम से तो वैसे ही आपको पता कोई चीज़ बरामद नहीं होती। ये हुकूमत का जो विजन था और जो एग्जिस्टिंग CIAs काम कर रही थी, दोनों चीज़ों को उनको जो कानूनी कवर चाहिए था, दोनों चीज़ों ने मिलकर जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया है, या उस ज़रूरत ने इस ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया जो महसूस हो रही थी गवर्नमेंट में भी और आवाम की सतह पे भी, कि कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसकी बुनियाद वजह से जराइम में काबू नहीं पाया जा सक रहा और जराइम जो है वहाँ से बढ़ रहे। जी, ये मेरा सवाल आपसे है कि फोर्थ शेड्यूल ऑलरेडी फोर्थ शेड्यूल के और उसके अंदर जो क्राइम्स हैं, इसके अलावा एक 18 क्राइम्स की लिस्ट है। अगर उस लिस्ट पर और फोर्थ शेड्यूल के अंदर आने वाले क्राइम्स जो हैं उसको देखा जाए तो यूं लगता है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है एग्जिस्टिंग, उसके दायरा कार में तो सवाए गश्त के या रूटीन की जो पुलिसिंग है या एक एंटी रॉइट्स जो एक उनका रोल है, इसके अलावा तो फिर बचता ही कुछ नहीं। नहीं, ये सर आपने 3 चीज़ों के नाम लिया, अगर 3 से भी बढ़ के काम है, लेकिन चले हम अगर इन तीनों को भी देखें सर, तो ये बहुत एक्सटेंसिव काम है। और ये देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर, पहली चीज़ है कि आपने बात की राइट कंट्रोल या लॉ एंड ऑर्डर की, बजाते खुद एक बहुत बड़ी ड्यूटी है। उसके लिए बजाते खुद एक ट्रेन फोर्स चाहिए और बहुत ही एक मेहनत तलब काम है, जिसके लिए आपको अवाम पे इत्मीनान भी होना चाहिए, उस फोर्स पे अवाम में उसकी जड़ें भी होनी चाहिए। क्योंकि क्राउड कंट्रोल सिर्फ उस दिन और उस मौके पे नहीं किया जाता। क्राउड कंट्रोल पे एक बैकग्राउंड होता है, क्योंकि उस इलाके की ही पुलिस फोर्स होती है, उस इलाके को जानती होती है, अपने इलाके के SHO से जो वहाँ के नोटेबल्स होते हैं उनका रब्ता होता है, एक ताल्लुक होता है। यानी फेरी में एक बुनियाद है लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको कायम करने का जो तरीका है और ताने का जो सिस्टम है वो इसीलिए बनाया गया था कि इलाके को वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। दूसरी बात है कि गश्त की मिसाल के तौर पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, वो भी एक बहुत आप देखने को इतना बड़ा फंक्शन है कि उसकी बुनियाद पे प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां हमारे से वजूद में आ चुकी हैं, और एक नहीं BCO आ चुकी हैं, और वो एक बहुत बड़ा कारोबार की शक्ल इख्तियार कर गया। तो सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, और तीसरा आपने कहा कि छोटे जराइम, पेटी क्राइम जिसको हम कहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि पेटी क्राइम जो है अवाम में उसका भी बहुत मसला है। मसला इसलिए है कि जब वो थाने जाते हैं तो थाने वाले उसको सीरियसली डील नहीं करते। वो कहते हैं ये तो कोई जुर्म नहीं है भाई, हमारे पास तो कत्ल और अगवा बरए तवान का केस अभी पेंडिंग पड़ा है, तो तुम्हारे घर का ये झगड़ा हुआ है गली के अंदर, हम इसके लिए फ़िलहाल नफरी नहीं भेज सकते। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि थानों को करनी भी हैं और करनी भी चाहिए, और फंक्शन बहुत बढ़ गए हैं जी। हम अगर यही समझें कि 200 साल 300 साल बाद भी वही थाना उसी नफरी के साथ तकरीबन जो है वो तमाम 21वीं सदी की चीज़ों पे वो कर लेगा, मसाइल पे काबू पा लेगा, तो ये मुमकिन नहीं। कोई ना कोई, देखें जो एवोल्यूशन है, इंसान जो है वो कहते हैं ना जी, वो एक हमारा से वजूद में आई है कि थेरी है कि जी बायोलॉजिकल बीइंग्स हैं सारे, और वो एवोल्यूशन हो रही है। उसमें भी आप देखें म्यूटेशन का एक रोल होता है कि म्यूटेशन होती है सेलों में और नई तरह के ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं। वो सारी म्यूटेशंस फेवरेबल नहीं होती, लेकिन कुछ उनमें से फेवरेबल म्यूटेशंस कहलाती हैं, और जो फेवरेबली म्यूटेट होते हैं ऑर्गेनिजम्स वो अडेप्टेबल बेहतर होते हैं अपने एनवायरनमेंट से, तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी चेंजेस इसी तरह इंक्रीमेंटल होती हैं, और बड़ी जब कोई नई इंटरवेंशन की जाती है तो उसके बारे में शुकूक शुबहात होते हैं। लेकिन फिर वक्त जो है, वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना पे इख्तियार है ना हमारा। वक्त जो है वो उनको टेम्पर करके उनकी एक नई शक्ल निकाल देता है।
ये हुकूमत का एक नीति पर मबनी और एक बहुत ज़रूरत के तहत किया गया इकदाम है, जिसका फ्यूचर जो है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसकी ज़रूरत बहरहाल, ये बात आप मुझसे एग्री करेंगे कि माशरे में भी इस वक्त इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है और हुकूमती सर्कल्स में भी इसकी ज़रूरत थी कि अवाम को जराइम पे लोगों को जिस तरह से सामना करना पड़ रहा है, पंजाब में ऐसी सूरत हाल नहीं थी, आप जानते ही हैं। तकरीबन 25 साल की मेरी भी नौकरी है और जराइम बहुत बढ़ चुके हैं जी, उसमें लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं और जराइम के तरीके बहुत कंप्यूटर और फ़ोनों और इंटरनेट की वजह से उनमें जिद्दत और नया पहलू और नई चीज़ें आ चुकी ये वेरी राइट। ये फरमाएं कि आप मुझसे एग्री करेंगे कि ओवर द इयर्स, नॉट इन एनी पर्टिकुलर एरा, पुलिस डिपार्टमेंट शिकार रहा है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का। हमने देखा कि सीटीडी एक ऐसा इदारा कायम हुआ जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से काफ़ी हद तक अपने आप को बचा पाया। क्या ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, क्या ये भी जब इसमें सोसाइटी और सिविल साइड पे क्राइम इन्वेस्टिगेशन होगी, तो क्या ये बच पाएगा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से? जो इसमें मेरे ख्याल है सर, जो अंग्रेज़ का भी मंशा था 1934 पुलिस रूल में, और जो हुकूमत भी इस मामले को समझती है कि सीरियस जराइम में या सीरियस क्राइम में अगर लोकल पॉलिटिशियन या लोकल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस आते हैं तो उसका तोड़ यही है कि कमांड जो है सेंट्रलाइज कर दीजिए। जब सीटीडी में भी जो बुनियादी वजह है उसके डीपोलिटिसाइज होने की या उसका पॉलिटिकल ना होने की, उसकी वजह यही है कि वो अजला के कंट्रोल से बाहर, बल्कि वो एक एडिशनल आईजी की कमांड में लाहौर से ऑपरेट होती है, जहाँ तक रसाई बहुत कम लोगों की होती है और वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। तो उसी सूरत हाल का तरीक़ाकार जो है वो सीआईडी में या जो अंग्रेज़ की 1934 की सीआईडी थी और या मौजूदा सीसीडी में होगा, कि पॉलिटिकली तो इन्फ्लुएंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये कोई ऐसी लुक्रेटिव पोस्ट भी है जिसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा। या ज़्यादातर वही अफराद आएंगे जिनको क्राइम के मतलब शौक़ है, और जो जिसको हम कहते हैं ना कि वो पुलिस शौक़ से पुलिस में आए हुए हैं, वो लोग इस महकमे की ज़्यादातर उम्मीदवार हैं इस वक्त भी। जो अभी तो आपके सामने ही है कि सिर्फ कानून का मसला पास हुआ है ऑर्डिनेंस के तौर पर, और अभी नोटिफिकेशन बकाया है, फिर नोटिफिकेशन के बाद असामियों का नोटिफिकेशन होगा, फिर असामियों की नोटिफिकेशन के बाद तैनातियाँ होंगी, और तैनातियों के बाद ये इदारा काम करना, अमली तौर पे काम करना शुरू करेगा। तो तब तक जो है, लेकिन जो सामने लोग आ रहे हैं इसमें काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, और जो लोग इसके लिए मुंतखब किए जा रहे हैं, उनका ज़्यादातर का आउटलुक या उनका जो करियर प्रोफाइल है वो ये है कि वो ऑर्गेनाइज क्राइम या क्राइम से लड़ने में महारत रखते हैं, और इस चीज़ को मतलब अपने इस प्रोफेशन, हमारे प्रोफेशन की बहुत सी जहतें हैं जी, उसमें सीरियस क्राइम एक जहत है, वो इसको पसंद करते हैं और इस पर काम करना चाहते हैं। वही अफसर जो है वो इसके लिए वॉलंटियर वगैरह भी कर रहे हैं। ये कितने अरसे बाद, कितने वक्त के बाद ये फंक्शनल हो जाएगा क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, सीसीडी? जी, बस चूँकि कानून आ चुका हुआ है और जो नोटिफिकेशन है आजकल में वो तवक्को है, जिस समय सीटों का नोटिफिकेशन होगा मेरे ख्याल में उसके 10 घंटे के अंदर काम शुरू हो चुका होगा, क्योंकि ग्राउंड वर्क बहुत सारा जो है वो कर लिया गया है। आपको शायद इल्म में है या नहीं कि हुकूमत ने जो एडिशनल आईजी हैं उनका इंतखाब करके सोहेल ज़फ़र चड्ढा साहब को एडिशनल आईजी सीसीडी का चार्ज दे दिया हुआ है, और वो इस पे मेरे ख्याल है दिन रात काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द वो जब ये इंशाल्लाह नोटिफिकेशन हो जाएगा और मोटी सीटों पे लोग तैनात हो जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्द रिजल्ट्स नजर आएंगे। जी। आप इस वक्त एंटी करप्शन है डीआईजी की सीट पर मौजूद होते हुए, तो आपका क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में दोहरा रोल, उसका क्या डेजिग्नेशन है? हम आपको इस तैनाती पर क्या कह सकते हैं? सर मुझे मैं ये भी नहीं जानता कि कल को मुझे क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, और मैं तो इस वक्त मौजूदा तौर पे एंटी करप्शन में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के तौर पे काम कर रहा हूँ जी, और ये हुकूमत की मर्जी है कि वो जिसको भी उस इदारे में भेजना चाहे, और उस बात तैनातियाँ वो भी मैंने आपको बताया कि नोटिफिकेशन के बाद ही मुतवक्को है, पहले सीटों की नोटिफिकेशन होगी और उसके बाद उन पर तैनातियाँ होगी। जी, मैं इस हवाले से मेरा सवाल था कि चूंकि आप बहुत फ़ुआल हैं इसकी लेजिस्लेशन और इसकी ड्राफ्टिंग और ये सारे प्रोसेस में, यकीनन आपसे इनपुट लीजिए चूंकि आपका एक इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड भी है, तो इस लिहाज से तो अब मैं आपके मौजूदा रोल की तरफ आता हूँ कि एक इंतहाई अहम मनसब आपके पास है पंजाब में, एंटी करप्शन जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके आप वन ऑफ द टॉप ऑफिसर हैं। पिछले कुछ अरसे में हमने ये देखा कि एंटी करप्शन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के अगेंस्ट काफ़ी फ़ुआल रही, और उसमें टेलीविज़न पे आपको भी लोगों ने देखा कुछ जगह पे मुतहर्रक। तो एक तासुर ये बन सकता है, और कुछ हलकों में ये तासुर है कि आप एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत आपका कोई पर्सनल रोल भी रहा किसी को विक्टिमाइज़ करने के हवाले से, तो आपका क्या कमेंट है? सर ये तो आप बड़ी अच्छी आपने बात की कि ये तो जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि विक्टिमाइज, वो लोग इस पर बेहतर कमेंट कर सकते हैं मेरे ख्याल में। हमारा ये है सर कि हम तो हैं
तो एक तो बुनियादी तौर पर हम आवाम के टैक्स से जो है वो तनख्वाह हासिल करते हैं, और जो वक्त की सरकार होती है हमने उसको जो भी है काम होता है उसको हमने अमल उसमें सिस्टम के आगे यानी अफराद जो है सर वो अहम नहीं होते। हमारे यहाँ पाकिस्तान की शायद बहुत सारे वो हैं अलमिया जात, लेकिन जो बड़ा अलमिया है वो मेरे ख्याल में यही रहा है कि हम लोग शख्सियात पे चीज़ों को फोकस रखते हैं और शख्सियात पे फैसले करते हैं। इदारा जाती तौर पे जो है हमारे जो प्रोसेसेस हैं और जो कवानीन हैं और जो रूल्स हैं वो इतनी मजबूत नहीं हो पाए। तो सिविल सर्वेंट का काम तो सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि वो जो हुकूमत उस वक्त की है या उस वक्त का जो सिस्टम होता है, जो हुक्म दिया जाता है उसकी बजावरी जो है उसका काम होता है। हम कोई इतने मैं सीनियर अफसरान भी नहीं, मैं उनमें भी नहीं, और ना कोई ऐसा हमारा कोई वो है एजेंडा। जो वक्त हुकूमत ने जो हुक्म देना होता है उसको बजा लाना होता है। इसके अलावा जो है वो काम किसी जिस तरह बलूचिस्तान की सूरत हाल है, आप अगर आप पूछेंगे लोगों से तो उसकी बात है, लेकिन तकरीबन हर जो फैसेट ऑफ लाइफ है वो कहता है जी बड़े बुरे हालात हैं, तो जब उनसे पूछा जाएगा कि ठीक किसने करना है या कौन ठीक करेगा, तो कोई भी जिम्मेदारी लेनी। लेकिन यही बात है कि जब अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं कहूँगा जी हम नहीं ठीक करना, और किसने ठीक करना है। अगर मुझे हुकूमत इस वक्त बलूचिस्तान भेज दे तो मैं बड़े बगैर किसी दूसरी सांस लिए वहाँ जाके और काम शुरू कर दूँ। लेकिन मेरी जहन में कोई ये पहलू नहीं आएगा कि ये बलूचिस्तान मैंने नहीं जाना या मैं बलूचिस्तान नहीं जा सकता या मैं क्यों जाऊँ या मेरी बारी क्यों नहीं है, मेरी बारी तो नहीं बनती। ऐसी बातें ये नहीं होती सब। नौकरी का एक असूल है कि जब आप नौकरी शुरू कर देते हैं तो उसके बाद सरकार की मर्जी होती है, आपकी मर्जी खत्म हो जाती है। जो हुकूमत कहती है वो बजाना ना होता है। तो बिल्कुल ही वाज़ेह तौर पे गैर कानूनी हुक्म या गैर कानूनी जो अमल है वो नहीं किया जाता। तो आप मेरे बैकग्राउंड से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, और मैं आपके ज़िले में काफ़ी अर्सा तैनात भी रहा हूँ। वो हमसे ना वो उम्मीद रखते हैं, हुक्मरान भी नहीं होंगे। आपको मैं ये फैक्ट बात बताऊँ जी, कि सियासतदान जो हैं वो बड़े ही माशाअल्लाह समझदार एक लोग होते हैं, ज़ाहिर है। दूसरा मैं मेरी नज़र में किसी हद तक मज़लूम भी होते हैं। ये जो हमारा सिस्टम है पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा, और इसमें इसमें अमूमन सियासतदानों को जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ता है। ओवरऑल जो मैं देखता हूँ घाटे में ही जा रहे हैं, और उस उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाए अगर एक सियासतदान का जो रोल है सोसाइटी में, और दूसरा जो उनके ज़िम्मे पर काम दिया जाता है हुकूमत चलाने का, जब हुकूमत में आते हैं, ये दोनों चीज़ें मिलकर उन पे बड़ा भारी एक वज़न क्रिएट कर देती हैं, जिसके वजह से फिर वो जो भी काम कर रहे हैं, तो ये एक पेचीदा निज़ाम ज़रूर है, लेकिन इसमें होता वही है जो सिस्टम या जो वक्त के सिस्टम ने फैसले किए होते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन अगर अलिफ नहीं करेगा तो बे करेगा, और बे नहीं करेगा तो जिम करेगा। मेरा सवाल आपसे इसी वजह से था कि जब आप बतौर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खिदमत सर अंजाम देते रहे, तो आपकी यादें और आपकी परफॉर्मेंस आज भी कई साल गुजरने के बाद भी लोगों के दिल में जिंदा है। तो इसी वजह से ये पूछा गया कि लाहौर में जब हेडक्वार्टर्स में आके क्या आपको बदल गए कि जो एक तरफ आप गरीब लोगों के लिए एक बहुत खिदमत हैं आपकी मजलूम और गरीब लोगों के लिए, तो क्या जो बड़े अमीर लोग हैं उन पे बहुत गुस्सा आता है जी? नहीं 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 नहीं, ये वही मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो जिनको आप विक्टिम के मैं ये वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना जी, कि जब आपने किसी अफसर से की वो पूछनी हो, देख रहा हो कि वो किस उसकी पॉलिटिकल वो है या नहीं है, तो आप यही हो सकता है कि जो उस वक्त की हुकूमत है उसकी बजाय जो उस वक्त की अपोजिशन है उनसे पूछा जाए कि भाई ये अफसर जो है ये कैसा है, या आपके साथ इसका क्या सलूक रहा है। तो भाई नहीं, मैं चाहूँगा कि ये सवाल आप उन लोगों से पूछें जिनकी गिरफ्तारी का हमें टास्क दिया गया है, या जिनके मतलब आप कहते हैं कि मुकदमात एंटी करप्शन ने कायम किए। तो ये वो लोग आपको एक बेहतर राय दे सकेंगे कि मेरा या हमारे मिजारे का रवैया जानिबदाराना या पार्टिशन था, या उसकी बजाय हमने चीज़ों को कोशिश की है कि ऑब्जेक्टिव उसमें देखा जाए इरादा तनाजुर में। तो ये तो सवाल का ये वो मगर मैं अपने मुंह से कहूँगा वो अजीब बुरी बात लगेगी, लेकिन हमारी कोशिश यही रही है, जो सियासी अमल भी जिसमें आप कह सकते हैं, जो इलेक्शन हुए और सब कुछ हुआ है, एंटी करप्शन पंजाब की कोशिश यही रही है कि चीज़ों को उनके मारूजी तनाज़र में रख के और फैसले किए जाएँ, और खुदा न खास्ता किसी किस्म की विक्टिमाइजेशन या किसी को मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा अंसर हो सोसाइटी का जिसको हमारे से शिकायत पैदा हुई हो कि हमसे ज़्यादती की जुल्म किया गया। नोइंगली तो बिल्कुल भी नहीं किया गया जी। बाकी सिस्टम की वो जो मजबूरियाँ होती नहीं, सिस्टम के इनहेरेंट जो चीज़ें हैं, तमाम लोगों पे आप कंट्रोल 100% नहीं हो सकता। वहाँ पे अगर किसी से ज़्यादती हो तो उस पर भी हम शर्मिंदा ही होंगे, और ज़ाहिर है अगर हमारी नोटिस में आई ये बात तो हमने बड़ी सख्त कार्रवाई भी की है उस पर। जी, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बहुत अरसे से कायम है, लेकिन इसका जो रोल है वो कोई मुआशरे में अपनी जगह बना नहीं सका। उसकी वजह ये है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के अंदर तैनाती आम तौर पर
वही ऑफिसर्स लेते हैं जो फील्ड में काम नहीं करना चाहते और दफ्तर में बैठ गई। तो ये इसके बारे में कई लतीफ़े भी मशहूर हैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के हवाले से। तो अगर आप अपनी तैनाती के बाद आपकी जो परफॉर्मेंस अगर आपसे ये कहा जाए कि सिर्फ 2 मिनट में कैसे बयान करेंगे? डिड यू मेक एनी डिफरेंस? सर ये तो अवाम ने, जिस तरह आपको मैंने कहा ना कि वो डीपीओ की असल एसीआर तो अवाम ही लिखते हैं और अवाम ही फैसला करते हैं पुलिस के बारे में। वही नहीं, एंटी करप्शन के बारे में फैसला करेंगे जो दूसरे महकमे जिन पर हमारा तसर्रुफ रहा या जो जो हमें बतौर जिनको हमने मुल्ज़िम ट्रीट किया वो बताएंगे कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। पहले सवाल का जो आपका पहला इसमें एक बड़ा अहम वो है, लेकिन मामला कोई शिकायत या मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन वो आपने दुरुस्त बात की कि इस इदारे का जो रोल है और इस इदारे का जो फंक्शन है वो बेहद मजबूत और ताकतवर होना चाहिए। लेकिन यकीनन कुछ अनासर हैं हुकूमत का, यानी इसमें इससे मुराद सियासी हुकूमत बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो हमारी अपनी ब्यूरोक्रेसी जिसको हम कहते हैं उसके अंदर कुछ ताकतवर हल्के ज़रूर हैं जो इसको एक मुनज़्ज़म और एक ताकतवर इदारे के तौर पे उभरता देखना नहीं चाहते। और ये अगर आप इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है बाकी ममालिक में और हमसाया मुल्क में एक बार फिर या बांग्लादेश की भी बात हम करेंगे, इसमें दोनों मुल्कों को भी शामिल कर लें, वहाँ पे अगर आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शन देखें और फिर पाकिस्तान और पंजाब से इसका तकाबुल करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी पंजाब और सिंध के अंदर जो है वो एक्टिवली दो मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन है। केपी के अंदर तो बिल्कुल रूडिमेंट्री और बलूचिस्तान में भी तकरीबन यही हालात है। सिंध भी अभी पीछे 2-3 सालों में बड़ी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाने की कोशिश की है, उससे पहले वहाँ भी इतनी मजबूत नहीं थी। तो सिर्फ एक एंटी करप्शन पंजाब ही था जो एक मजबूत इदारा बन सकता था या बनना चाहिए था। लेकिन यकीनन कुछ हल्के हैं जी मुक़्तदर जो ये नहीं चाहते कि एक ताकतवर इदारे के तौर पर ये सामने आए। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो अवाम की गर्दन है ना जी, वो बुनियादी तौर पे थानेदार और पटवारी के 2 फंदों में फंसी हुई है। 80% अवाम की, उनका मुदावा जो है वो एंटी करप्शन बहुत ऐसे तरीके से करती है। और मेरे ख्याल में बतौर पुलिस अफसर भी मैं ये समझता हूँ कि ये पुलिस में एक बहुत अच्छा एक्सटर्नल चेक है और ये हर सूरत में होना चाहिए और कायम रहना चाहिए। और इसको ताकतवर इदारे, यानी पुलिस है ये बुनियादी तौर पर, इसको एक ताकतवर पुलिस के तौर पर रहना चाहिए। मैं तो यही हमेशा कहता हूँ कि इसमें वो अफसरान आने चाहिए जो आम पुलिस अफसरों से 1 गज या 1 फुट ऊपर जिनका कद है। जो और इंडिया में कुछ जो मुझे हमें 1-2 एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के साथ बातचीत का इत्तेफाक हुआ है, वहाँ पे इसी किस्म के पुलिस अफसरान को भेजा जाता है जिसके बारे में आमतौर पर माशरे में तासुर होता है कि ये बड़े सरफिरे हैं और किसी की बात नहीं सुनते। उन पुलिस वालों को स्टेट या चीफ मिनिस्टर जो है वो एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भेज देते हैं कि चलो ठीक है, फिर ये कम से कम अपने भाइयों को तो काबू में रखेंगे। वो भी सियासतदानों की अहम ज़रूरत होती है। आपके बारे में तासुर है कि आप अपने दिल की बात बड़े धड़ल्ले से, बड़ी दलेरी से करते हैं। ये दुरुस्त है कि आपने नाम लिया थानेदार और पटवारी के। हमारे मुआशरे में एक बेस लेवल पर ये 2 मनसब जो हैं आवाम को काफ़ी हद तक अपने ज़ेर तसल्लुत रखते हैं। लेकिन आप मुझसे एग्री करेंगे और मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि आपका जो तबका, जैसे पुलिस में पीएसपी ऑफिसर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर्स हैं और सीएसएस के बाद जो हमारे लड़के आजकल जो आ रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि ये जो एक डिटीरियोरेशन है, एक इंस्टीट्यूशनल डिटीरियोरेशन, माजी में ऑफिसर होना एक बहुत बड़ा स्टेटस होता था और लोग उसका भरम रखते थे, लेकिन इसमें बहुत बिगाड़ आ रहा है। आप किस हद तक एग्री करते हैं? सर उसमें वो उसको हम इंडिविजुअली सिर्फ सर्विस के हवाले से नहीं देखेंगे, वो तो एक जो माशरती बिगाड़ है आप उसको, और जो एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका हुआ है पाकिस्तान में, उस तनाजुर में देखेंगे। ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स का या सरकारी नौकरी का लम्हा फिक्रिया नहीं है। माशरे के आप हर पहलू को उठा के देख लें तो चीज़ों में बिगाड़ बढ़ रहा है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वो भी बात है ना कि जी एक आप सही है मुसलसल या एक जैसे मुसलसल का नाम है ज़िंदगी भी और सोसाइटी एज अ होल भी। जी सोसाइटी में हर तरह के एलिमेंट्स हैं। जब आबादी इतनी बड़ी है और हर तरह की वो लोग जो है उनको रास्ता देख लिया हर तरह के इदारे का, तो उसमें ये लाजमी था कि कुछ ना कुछ बिगाड़ पैदा होगा। मगर अगर आप देखें साथ साथ तो उसमें भी टैलेंटेड लोग भी उतने ही लोगों का यानी कि आमद बढ़ गई है, तो नतीजतन टैलेंट पूल में भी यकीनन इजाफा हुआ है। अभी हमारे माशरे पे हुकूमत और भी नहीं, हमारे माशरे पे हमारी अपनी सोसाइटी और हम पे है, हम लोगों पे, कि हम जो ये इस तादाद में हमने माशाल्लाह बच्चे पैदा कर लिए हैं और नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो हमारे पास मौजूद है, हम इनका रुख किस तरफ मोड़ते हैं। तो ये तो हमारे अपने घर में भी है, हमारे अपने कॉलेज लेवल, महल्ले लेवल, हर जगह पे हमने फैसले करने हैं कि इन नौजवानों को हमने किस तरफ लेके जाना है और इनको किस नौयत पे इन लोगों की जो मुस्तकबिल है उस पर इनके ज़हन का उस्तवारी होनी है। तो इसको अगर हम अच्छी तरफ ले जाएंगे तो इसका अच्छी तरफ जाने का पहलू भी है। लेकिन माशरती बिगाड़ चूँकि इस वक्त ज़्यादा है और लोग उसको ज़्यादा नज़र भी आता है और लोग तकलीफ़ में हैं, उस वजह से वो आपकी बात दुरुस्त है जी कि
चूँकि आबादी में बेहद इजाफा हो गया जी, और उसमें वो चेक और बैलेंस और वो चीज़ें रखना मुश्किल हो जाता है जब आपको पता है तादाद में इस कदर इजाफा हो। तो चीज़ें ज़ाहिर है बदल गई हैं, अक़दार बदलती हैं, कोई चीज़ स्टेशनरी तो है नहीं दुनिया में। वो जो यूनानी एक फ़लसफ़ी था जिसने कहा था कि पानी पुलों के नीचे से जो बह जाता है वो दोबारा वापस नहीं आ सकता, वो ये बस एक ही दफ़ा वो पानी जाता है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त बात है। ज़िंदगी जो है वो मुसलसल चल रही है और उसी के अंदर रह के हमने जो है वो बेहतरी की तरफ कोशिश करनी है। तो मुझे उम्मीद है वैसे कि हम आप जैसे भी और बहुत से और साहिब नज़र अफराद पाकिस्तान में हर जगह हर सतह पे मौजूद है, जो यकीनन लोगों को गाइड भी कर रहे हैं और इस सैलाब को किसी अच्छे जानिब मोड़ने की कोशिश में मसरूफ़ है। जी, आखिर में मेरा सवाल, आप ज़िला खुशाब के हवाले से सन ऑफ द सॉइल भी हैं और तहसील बघर दरिया खान में भी आपके आबा व अजदाद, और आपका डीपीओ खुशाब के तौर पर भी आपका एक अरसा तैनाती, और आपके चचा अबू बकर खुदा बख्श भी डिस्ट्रिक्ट खुशाब में रहे और उनका नाम भी एक अहम शख्सियत के तौर पर और उनकी कंट्रीब्यूशन आज तक लोग याद करते हैं। कैसे उन मेमोरीज को चेरिश करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हाउ डिड यू फील देयर व्हाइल यू वर देयर? सर ये जो है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इसमें जो हमारी कंट्रीब्यूशन शायद इतनी वो नहीं है, ये इसमें मैं अब लोगों की बात करूँगा ना जी, अगर जो ताली एक हाथ से तो कभी नहीं बजती जी, ताली दो हाथों से ही बजती है। ये जो हमारा मगरबी पंजाब का इलाका है, सरगोदा, बकर, मियाँ वाली, आगे लिया तक, बल्कि नीचे और ऊपर मियाँ वाली से ऊपर चकवाल पे बहुत सा हिस्सा, ये सिर्फ निस्बतन अगर आप देखें इस मशीनी दौर में तो ये वो एरिया है जहाँ पे ज़राअत में भी वो तरक्की उस शुरू में नहीं थी जो सेंट्रल पंजाब में, और ना ही ऐसे वो अर्बन लैंडस्केप थे फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट की तरह। तो ये इलाका निस्बतन एक लिहाज से आप पसमानदा भी कह सकते हैं, मगर साथ ही साथ वहाँ पे वो जो रवायती एक वैल्यू सिस्टम था हमारा, वो बेहतर सूरत में कायम रहा बनिस्बत सेंट्रल पंजाब के। मैं इसको इस तरह ही देखता हूँ। तो वो फिर लोगों में वो चीज़ें बहुत सी मौजूद हैं जिसकी बायस वो मुमकिन हो सका कि एक ऐसा हम मॉडल पुलिस का ही मैं तो बात करूँगा, जो मैं पुलिस अफसर हूँ, कि हम एक ऐसा पुलिस मॉडल प्रैक्टिस करने की मैंने तो वही कोशिश की जो कि किताब में, कानून में भी दिया गया, और जिसके बारे में मुझे ये है कि लोगों का जिस इदारे पे एतमाद, पुलिस तो अवाम के लिए होती है ना जी, और अवाम की मसाइल हल करने के लिए। तो बुनियादी तौर पे कोशिश यही थी हमारी उस वक्त दौर में भी कि भाई लोगों का एक एतमाद का रिश्ता जब तक नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन टू पुलिस नहीं आ सकती, और जब इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास दुरुस्त नहीं आएगी तो पुलिस किसी तरह भी दुरुस्त मुलज़िमों तक नहीं पहुँच सकती। जब अवाम का एतमाद होगा तो हर चीज़ खुद ब खुद ठीक होती चली जाती है। तो उसमें अवाम ने ये एतमाद किया, ये उनकी वो है। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे लोगों के अंदर ये जज्बा, या अगर देखें ट्रैफिक, मुझे अगर कहा जाए आज लाहौर भी ठीक कर दी जाए, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है जी, लेकिन ये अकेला पुलिस एलिमेंट नहीं कर सकेगा कभी भी। इसमें जब तक पब्लिक कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी या पब्लिक खुद फैसला नहीं करेगी आप सोच के कि उन्हें गाड़ी सही चलानी है, लेन लाइन की डिसिप्लिन की पाबंदी करनी है, इशारों पे रुकना है, पैदल चलने वालों को रास्ता देना है, वन वे नहीं तोड़नी, ये 5 चीज़ें अगर हर शख्स सुबह दोहरा के निकले तो मैं आपको बताऊँ ये 15 मिनट में ये ट्रैफिक बिल्कुल इसकी सूरत बदल जाएगी। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब ये शहर के तकरीबन 1 करोड़ अवाम ये फैसला कर लें। वो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो जो आप लोग उस दौर को याद करते हैं, वो अच्छा टाइम आपको लगता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर से जितनी कंट्रीब्यूशन उन लोगों की है, उतनी कंट्रीब्यूशन अवाम की तरफ से भी है। तो उन्होंने उस बात को रिस्पॉन्ड किया कि ठीक है कि हुकूमत भी चाहती है और इदारे जो है वो हमारी हिफाजत के लिए बनाए गए हैं, बजाय इसके कि उनसे वो कोई मुखालफाना या मुकासमाना रवैया इख्तियार करती है। अवाम ने, स्टूडेंट्स ने, लॉयर्स ने, तमाम गिरोह, मतलब सोसाइटी में कई गिरोह होते हैं जी, तो तमाम गिरोहों ने उसको लबैक किया बजाय उसको अपोज करने के। तो ये चीज़ सोसाइटी के अंदर भी है और बहुत हद तक हम पे भी डिपेंड करता है, ज़ाहिर है सरकारी मुलाजमीन पे, कि वो अवाम में किस तरह जाते हैं और अवाम के साथ उनका रवैया क्या होता है। वो उसमें ज़ाहिर है यही है कि जी हमें इस बात का हमेशा मैं इस बात को सामने रखना चाहिए कि हमारी तनख्वाह जो है किसकी जेब से बरामद हो रही है और कानून क्या कहता है। कानून, असल बात है कि जी आइन और कानून जो है वो सबसे मजबूत मेरे ख्याल में इदारे होने चाहिए और जो कुछ उनमें लिखा है उन पर अमल होना चाहिए, सिर्फ अल्फाज दिया तक उनको महसूस नहीं रहना चाहिए। आखिर में आप इस बात से एग्री करेंगे कि 20-25 साल पहले CSS के एग्ज़ाम पास करने के बाद जो ऑफिसर्स माशरे में जिन्होंने खदमात सर अंजाम दी, दे मोस्टली दे वर ग्रेसफुल पीपल। लेकिन आज के यंगस्टर्स को एक इम्तिहान तो पास कर लेते हैं, किसी एक आउट ऑफ 2000 हर साल 150 लड़का बच्चा बच्ची पास तो हो जाते हैं, लेकिन उनको अब क्या लेसन देंगे? क्योंकि बहुत से ऑफिसर्स जो हैं वो उनका जो एटीट्यूड है वो ग्रेसफुल उसको नहीं कहा जा सकता। व्हाट वुड यू सजेस्ट बीइंग अ सीनियर ब्यूरोक्रेट? तो मैं उनको यही कहूँगा कि उनको ये भूलना ही नहीं चाहिए कि तनख्वाह किसकी जेब से आती है। बस ये असल बात है कि ये पब्लिक सर्विस के लिए इदारे हैं, किसका
इनका वाहिद देखें इदारा जो है कोई भी हुकूमती, मैं आपको चलें बात लंबी हो जाए थोड़ी 2 मिनट, लेकिन दो सादी सी जज की बात करूंगा कि या वो आवाम की खिदमत करे और या हुक्मरानों की खिदमत करे। कम से कम यूटिलिटी तो होना चाहिए, वरना इदारे ख़त्म कर दिए जाते हैं। ये बात मैं बड़ी बात को आज समझा देता हूँ जी। कोई चीज़ परमानेंट नहीं बनाई गई है, कोई इख्तियार परमानेंट नहीं है, कोई सीट परमानेंट नहीं है, और इंसान को अपनी शख्सियत और जिस सीट पे वो बैठा है उसमें हमेशा फ़र्क जो है उसको सामने रखना चाहिए। ये तैनातियाँ कि हमारी क्या औकात है जी, वो एक कागज़ का टुकड़ा होता है, इसको पोस्टिंग ऑर्डर कहते हैं, और वो सारा करो फर और सब कुछ जो है वो एक सेकंड में गिर जाता है उस कागज़ के आगे। ये बात हमेशा मद्देनज़र रखें। दूसरा देखेंगे तनख्वाह कहाँ से आ रही है, और तीसरी बात ये कि हमारी यूटिलिटी या हमारा फंक्शन क्या है, यानी हमारी कॉज ऑफ क्रिएशन क्या है, इसको चले इस तरह कह लें, और रेजन जितार जिसको कहते हैं वो क्या है, वो है जी पब्लिक सर्विस या पब्लिक मैनेजमेंट, जो पब्लिक को उन चीज़ों की फराहमी जिनकी इस रियासत से उनको ज़रूरत है, जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत मुतसव्वर की जाती हैं कि वो रियासत की जिम्मेदारी है। वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो एक बहुत अहम एलिमेंट है जो हमने पूरा करके देना है, उसके लिए हमें भर्ती किया गया। वरना वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाएगा, और अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाएगा तो अनारकी हो जाएगी, और अनारकी जो होती है जी मेरे ख्याल में वो दुनिया की बदतरीन, यानी किसी भी किस्म का ऑर्डर जो है वो बहरहाल डिसऑर्डर से बेहतर है। और जो टोटल डिसऑर्डर या टोटल क्योस है उसकी बाबत जो है वो आप अगर किताबें पढ़ेंगे हुक्मा की और उलमा की, तो उन्होंने जो उसकी तस्वीर पेश की है, जिसको नेचर की तस्वीर भी आप कह सकते हैं, वो बड़ी भयानक और मुश्किल है। और हम देखते भी हैं जी, अफगानिस्तान की मिसाल है, या जो हमारे अरब कुछ ममालिक में सूरत हाल रही थी स्प्रिंग के बाद, या उसके अलावा भी चले जाएँ, जब ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्डर जो है ना जी, वो इंसानों के लिए ख़ासकर फैमिलीज़ और जो फैमिली लाइफ जो एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ है उसके लिए बड़ा डेट्रीमेंटल होता है वो, और उसको अल्लाह हम हमारे पूरे माशरे को उससे बचाए। तो उस इंतशार और उससे बचने के लिए रियासत होती है, और उस रियासत में जब आप भर्ती कर लिए गए हैं उसके कारकुन के तौर पर, तो फिर आपका काम है कि रियासत की जिम्मेदारी को जो है उसको पूरा करने में उसकी इमदाद करें, वरना फिर तनख्वाहें भी बंद हो जाती हैं और सीटें भी चली जाती हैं। एक इतनी बड़ी बात नहीं होती। बहुत शुक्रिया सर।